हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने 27 नवंबर 2020 को जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बने थे उन सभी को डिटेल्स टू डिटेल्स आपके समक्ष रखा गया था। तो हमारा उद्देश्य यही है, जिन विद्यार्थियों का अगर जो आने वाले एग्ज़ाम में शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। उनको यह पता चल सकेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस को पुट किया जा रहा है और आपको उसी प्रकार से अपनी तैयारी को बिल्डअप करना होगा। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे 28 नवंबर में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके विद कंप्यूटर क्वेश्चंस जितने भी बने होंगे वो सभी आपके समक्ष रखे जाएंगे। और इसका दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। स्टेनो सक्सेस मंत्रा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पर जाकर आपको सभी प्रकार की जो जानकारी होती है वो सभी आपके समक्ष रखी जाती है। दोस्तों, ये वीडियोस काफ़ी आपके लिए खास होने वाला है, आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा और किसी भी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उन सभी के आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, जिस पहला मैंने 27 नवंबर का बना दिया है तो आप पहला 27 नवंबर का भी देख सकते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं 28 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम कवर करेंगे बिल्कुल जो ये क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है। कुछ स्टूडेंटों के द्वारा इस क्वेश्चन को दिया गया है, उनका मैं काफ़ी आभारी हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है जिन्होंने भेजे हैं प्रदीप मीना, राहुल अली, कुंदन सिंह, दीपक पवार, कुलदीप नायक और इंद्रराज शर्मा, दिनेश, हुक्मा राम, जितेंद्र चौधरी, रजत नवीन यादव, इरशाद खान, रोहित। इन सभी का मैं आभारी हूं जिनके द्वारा इन सभी क्वेश्चंस को यहां पर डाला गया है और इन्हीं स्टूडेंटों के द्वारा ही पता लग पाया कि जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 28 नवंबर में जितने भी क्वेश्चंस को पुट किया गया है, जो सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स टू डिटेल्स आपको मैं पढ़ाऊंगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। इस एग्जाम में जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि आईपीएल का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता था। तो दोस्तों, वो थी आपकी राजस्थान रॉयल। तो राजस्थान जो रॉयल्स है, इन क्वेश्चंस को पुट किया गया जो आईपीएल खेला गया, सर्वप्रथम आईपीएल को जीतने वाली टीम कौन थी, तो वो थी आपकी राजस्थान रॉयल। दोस्तों, जो ये वाला मैच था वो आपका 18 अप्रैल 2008 को चालू हुआ था और 1 जून 2008 तक ये चला था और अंतिम रूप से जो फाइनल विजय थी वो मिली थी राजस्थान रॉयल को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की अपेक्षा ये रहेगी कि 2020 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 13 उसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है, तो मुंबई इंडियन, और इन्होंने 13 में से 5 टाइटल्स को जीत लिया है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होंगे, तो वो होंगे दोस्तों बर्मिंघम में होंगे। और ये बर्मिंघम आपका कहां पड़ेगा, तो दोस्तों ये पड़ेगा आपका इंग्लैंड में। और 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हुए थे गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, जो में आपका पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2000 जनगणना के अनुसार बड़ी जनसंख्या किस राज्य की थी। सबसे कम जनसंख्या पूछी थी कि किस राज्य की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम रही, तो आपका सही विकल्प था सिक्किम। जिन विद्यार्थियों ने सिक्किम को चूज किया था उनका यह करेक्ट आंसर होगा। तो सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो 2000 जनगणना के अनुसार बहुत कम देखी गई है। और आपसे यूनियन टेरिटरी में पूछे तो वो था आपका लक्षद्वीप, और सबसे ज्यादा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र एंड फिर बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश। डेंसिटी है इसकी दोस्तों 2011 में 17 के आसपास की। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था कि 2024 समर ओलंपिक्स कहां पर होगा, तो वो होगा आपका पेरिस, मतलब फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि आने वाले जो शिफ्टों में एग्जाम यहां से ही बन सकते हैं कि 2000 समर ओलंपिक्स वो होगा आपका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपका पड़ता है। और 2020 का समर ओलंपिक्स होना है दोस्तों, वो अब डिले हो गया, जो कि होगा आपका 2021 में टोक्यो जापान में। क्योंकि आपको पता थोड़ा कोरोना जो महामारी है वो फैली हुई है, इसलिए इस ओलंपिक्स को डिले किया गया। ये होना आपका 2021 में टोक्यो जापान में। और 2000 विंटर ओलंपिक्स कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था आपका पियोंगयांग साउथ कोरिया में। और 2022 का विंटर ओलंपिक्स दोस्तों वो होगा आपका बीजिंग चाइना में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस को पुट किया गया था कि 2019 डैन डेविड प्राइज किसे दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो करंट का सेशन है वो 2019 तक का पुट किया जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको 2019 तक के करंट अफेयर को करना चाहिए ताकि आपका जो मार्क्स है वो कहीं पर कटने नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि 2019 डैन डेविड प्राइज किसे दिया गया है, तो आपका सही विकल्प था मैक्रो हिस्ट्री। ठीक है, तो केनेथ पोम्जारा, संजय सुब्रमण्यन, जो प्रेजेंट डिफेंडिंग डेमोक्रेसी दोस्तों ये था आपका माइकल
इग्नाटिफिक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और फ्यूचर में दोस्तों कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, जो कि क्रिस्टीना फिगर्स को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो डैन डेविड पुरस्कार एक वार्षिक इजरायली पुरस्कार है जो उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए $1 मिलियन अमेरिकी से 3 पुरस्कार देता है और फील्ड्स को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी डिटेल से लिखी हुई है, तो आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न, तो वो थी आपकी MS सुब्बा लक्ष्मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडियन कार्नेटिक सिंगर फ्रॉम मदुरई तमिलनाडु से है और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स लगभग $400 बिलियन के पार कब तक पहुंच गया था, तो आपका सही विकल्प था वहां पर 2018 में। तो 2018 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो $400 बिलियन के पार तक पहुंच गया था और 2020 में $500 बिलियन की आकांक्षा जताई है। और सबसे ज्यादा दोस्तों FDI में माना जाता है आपका सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन ये पुट किया गया था कि ऊर्जा की एसआई क्या है, तो आपका सही विकल्प था जूल। तो जूल है ऊर्जा की एसआई इकाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि कामाख्या मंदिर कहां पर है, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको असम में। तो कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में संपूर्ण रूप से सभी राज्यों में लागू हो चुका था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर था उर्जित पटेल। जो उर्जित पटेल है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट आपका कि कलमकारी पेंटिंग किस राज्य की, थोड़ा सा हाइड आइए, तो दोस्तों ये है आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस पेंटिंग को किया जाता है, जो कि एक हस्तकला का प्रकार है जिसे हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छपाई बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये पुट किया गया कि इंडिया किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आपका सही विकल्प था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो इंडिया है वो 4096.7 किलोमीटर की अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नंबर 2 पे आता है चाइना जो कि 3488, फिर पाकिस्तान 3323, फिर नेपाल है 1751, फिर म्यांमार 1643, फिर भूटान के साथ 699, फिर अफगानिस्तान 106। तो मतलब अगर आपसे अब एग्जाम में क्वेश्चन बना कि सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, लेकिन आने वाली शिफ्टों में बन सकता है कि सबसे छोटी बाउंड्री जो भारत है वो किस देश के साथ साझा करता है, तो आपका सही विकल्प होगा अफगानिस्तान। और किलोमीटर भी आपको याद रखने हैं 106 किलोमीटर। जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो आपके लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जुलाई 2020 में विश्व का 6th सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, तो उसका नाम था मुकेश अंबानी। तो दोस्तों मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल दौलत $78.1 अरब हो गई है और फर्स्ट नंबर पे आपके वर्तमान समय में भी जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक निर्यात करने वाली वस्तु कौन सी है, तो ऑप्शन ये 3 आए थे कि नमक, शोधित पेट्रोलियम या मसाला। तो दोस्तों मसाला ये भारत सबसे ज्यादा निर्यात बड़ी मात्रा में करता है। भारत मसालों और मसाला उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। ठीक है, तो केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने तक बीमा कवर मिलता है, तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको मिलता है 1 लाख रुपए तक कवर मिलता है। ठीक है, तो 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय PMSBY का लाभ ले सकते हैं और इस स्कीम का सालाना प्रीमियम जो है दोस्तों 12 रुपए है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसका सही आंसर था आपका 1 लाख रुपए तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन है। जो भी मेरी वीडियोस देखता है तो उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा एग्जाम को क्लियर करने में, तो दोस्तों वो है आपका अकबर। तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को स्थापित किया गया था या उसका संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका कि शरीर में सोडियम की कमी से होने वाला क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों सीधा सा आंसर है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसका जो स्तर होता है वो तेजी से कम होता जाता है। तो सोडियम एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है जिसका काम हमारी कोशिकाओं में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना होता है और सोडियम ही हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन जब खून में सोडियम की कमी हो जाती है तो इसे हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी डीप नॉलेज आपको यहां पे मैंने दी है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि विधान परिषद से संबंधित सही कथन कौन सा है, तो उसके बारे में ज्यादा हमें नॉलेज नहीं मिल पाई, तो इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि पूरे ऑप्शन से नहीं आ पाए थे सही प्रकार से, तो मैं आपको थोड़ी सी आपको अंदर की और नॉलेज की ओर ले चलूंगा। जैसे कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान
परिषद की स्थापना की जाती है और राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसके सदस्यों का दोस्तों कार्यकाल भी राज्यसभा सदस्यों की तरह 6 वर्षों का होता है। जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारा जो पूरा सेंट्रल है, सेंट्रल में दबदबा होता है आपका केंद्र का, ठीक है। तो केंद्र में जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो होती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा पूरे देश को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यों को चलाने के लिए विधानमंडल का होना अति अनिवार्य है। और विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती है। जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, उसी प्रकार विधानसभा का 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 वर्ष का और विधान परिषद का होता है 6 वर्षों का। और कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान के छठे भाग में संविधान के अनुच्छेद 169, 171 और 172 में इनका वर्णन किया गया है। और वर्तमान के देश के 6 राज्यों में यह मिलेगी आपको विधान परिषद, वर्तमान में बोला इनने। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको आप ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद थी। जैसा कि आप जानते हैं 2019 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 22 जून 1897 को रैंड को गोली मारकर हत्या करने के कारण किनको फांसी दी गई थी। तो बहुत सारे नाम थे यहाँ पे, चापेकर, बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापर को संयुक्त रूप से कहा जाता है। ठीक है, पूरा नाम है इनका। और रैंड एक ऐसा अफसर था जिसने पुणे के प्लेग पीड़ितों को राहत देने की बजाय उनका अपमान किया था, इसलिए इनको गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल विजेता कौन थी। तो आपका आंसर था सोफिया केनिन, जो कि यूनाइटेड स्टेट से है। और मेंस में जीता था नोवाक जोकोविच ने सिंगल, और एंड राजीव राम जो सस्पेरी डबल्स में जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी। तो आपका सही विकल्प था ये अहमदाबाद गुजरात से की थी। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम, मतलब अहमदाबाद गुजरात से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 06 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर बनाया गया था और विरोधी कानून का भंग किया गया था। और 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा की शुरू की गई थी। ये पहुंचे कब थे दोस्तों, तो ये पहुंच गए थे आपका 6 अप्रैल 1930 को, 24 दिन के बाद 322 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके समक्ष रखी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो वो हुआ था आपका अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। हुआ क्या था, ये वैसाखी का दिन था और 2 व्यक्ति थे, आपका सैफुद्दीन किचलू और आपका था डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी और इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में एक वहां पर एक सभा बुलाई गई थी। और इस सभा को बुलाने का जो काम था वो था हंसराज, जो कि गद्दार व्यक्ति था, भारतीय मूल का व्यक्ति था। और इसने जनरल डायर को धोखे से बुलाया और वहां पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया और वहां पर काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और इसे दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस समय भारत के जो वाइसराय थे वो थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि अपस्टार 6D उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है आपका चीन ने। तो अपस्टार 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। और चीन ने जुलाई 2020 में अपने 6 चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और दोस्तों उपग्रह का जो लक्ष्य है लगभग 50 गीगाबाइट सेकंड की क्षमता वाली हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। नेक्स्ट आपका कि गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी। तो वो थे आपका गुरु अंगद। तो दोस्तों गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं को संकलन किया और उन्हें गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। नेक्स्ट आपका कि वाष्पोत्सर्जन में पौधे का कौन सा हिस्सा भाग लेता है। तो दोस्तों वो है आपका पत्तियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो रंध्र होता है, मतलब जो पानी फेंकती हैं पत्तियां, मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं और रंध्रों से जल वाष्प विसरण द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि पौधों मृदा से जल एवं खनिज पदार्थ का निरंतर अवशोषण करते रहते हैं। पौधे अवशोषित जल का लगभग 1% अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सी बौद्ध संगीति के बाद हीनयान और महायान का गठन हुआ था। तो मैंने आपको 36 बार बता रखा है और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मेरे वीडियो से आ रखे हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान दोनों अलग हो गए थे और ये दोस्तों कश्मीर जगह थी और ये हुआ था दोस्तों आपका कुंडल वन में। ठीक है, और चतुर्थ जब बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके काल में हुई थी। तो कनिष्क के काल में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा
डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रथम बौद्ध धर्म की दो ही शाखाएं थी, हीनयान निम्न वर्ग और महायान उच्च वर्ग। हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एंथ्रेक्स वैक्सीन के आविष्कार कौन है, तो उनका नाम था लुईस पेस्चर। ठीक है, जो लुईस पेस्चर है ये थे आपके एंथ्रेक्स वैक्सीन के आविष्कार है। तो ह्यूमन एंथ्रेक्स वैक्सीन वर डेवलप्ड बाय द सोवियत यूनियन इन द लेट 1930s एंड द यूएस एंड यूके इन द 1950s। तो पूरे जितने भी आंकड़े हैं वो सभी आपके समक्ष रखे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित है, तो वह है आपका कुचिपुड़ी। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है और शोभा नारायण इंडियन कथक डांसर यूपी से है दोस्तों। ठीक है, कथक डांसर है ये जो कि यूपी से है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता वेरी सिंपल था कि कतर की राजधानी क्या है, ये रीजनिंग में आया था। तो दोस्तों वो था आपका दोहा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया कि आरबीआई को विदेशी विनिमय करने के लिए कब अनुमति मिली थी, तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन में क्या था कि 1923, 1949, तो 1963, एक और था जो कि गिवन नहीं है यहाँ पर। तो आपको बता देता हूँ आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई और गवर्नर है इसके वर्तमान समय में शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संघनन में क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ गैस से द्रव बनने की परिघटना को ही कहते हैं संघनन। ठीक है, कोई गैस है उससे जो द्रव बन जाए डायरेक्ट उसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको बता देता हूं जहां से एग्जाम में बनने की पूरी चांसेस है। जैसे कि गलन जिसको बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, वह भौतिक प्रक्रिया जिसके कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। ऊर्ध्वापातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वापातन। वाष्पन क्या होता है, वाष्पन को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इवापोरेशन। किसी द्रव ताप पाकर सतह के कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया, मतलब द्रव से गैस में बदलता है तो उसको बोलते हैं वाष्पन। और निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। तो ये एक ऊष्मागतिकी की प्रक्रिया होती है जिसके कोई गैस ठोस बन जाती है। ठीक है, कोई गैस का ठोस बन जाना वो प्रक्रिया होती है आपकी डिपोजिशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में निक्षेपण। और हिमीकरण क्या होता है, फ्रीजिंग मतलब जम जाना। सॉलिडिफिकेशन पदार्थ के प्रावस्था संक्रमण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सा वंश दक्षिण भारत का नहीं है, तो आपका सही विकल्प था चौहान वंश। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से जो चौहान वंश है वो दक्षिण भारत का नहीं है। जैसे कि चोर चेल पांडे सारे दक्षिण भारत के राजवंश थे, लेकिन जो चौहान वंश था ये नहीं था दक्षिण भारत का। ठीक है, तो चौहान वंश अथवा इसको चहामान वंश का एक भारतीय राजपूत राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया जो मेरे नोट्सों में बना हुआ था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू के अलावा और कौन था। मैंने आपको पूरा डीप में बताया था कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को की गई थी इलाहाबाद में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बताता हूं कि इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया जनवरी 1923 आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922 ऑफ द नेशनल कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी स्वराज पार्टी के संस्थापक कब हुई थी, कहां पर, ये सब बता दिया मैंने आपको। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जायद की फसल कौन सी है, तो दोस्तों ये सारे के सारे जायद की फसल होती है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तूरी, अरबी शामिल है। ठीक है, और उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जायद की फसलें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना था कि रबी की फसल की कटाई कब की जाती है, तो आपका सिंपल सा आंसर था फरवरी और मार्च के महीने में होती है रबी की फसल की कटाई। और रबी की फसल दोस्तों उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है, और फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में कर दी जाती है। ठीक है, कुछ फसल देख लो रबी की, जैसे कि जौ, गेहूं, जई मतलब अनाज और चना, मटर, दाल, अलस और सरसों, ये सारी की सारी रबी की फसल है। और खरीफ की फसल देख लो जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 30 जजेस होते हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। टोटल पूछेगा तो दोस्तों 31 होते हैं, जिसमें 30 आपके मुख्य हैं और एक होता है आपका, नहीं 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश और एक होता है आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबल जो स्ट्रेंथ है वो आपकी हो सकती है 34। लगभग ये संशोधन है, अमेंडमेंट कर रखा है कि 34 से अधिक
जो हैं आपके न्यायाधीश वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि सिंस 18 नवंबर 2019 से अभी भी बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य में है, तो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में 31, फिर महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18। तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आपको यूपी में। तो आपको पता क्षेत्र मतलब अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मतलब राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों पर इसका दबदबा है सीटों पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना था कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, तो जुलाई 2 को 1862 में। तो दोस्तों स्वास्थ्य बीमा डेथ पर कितने रुपए दिए जाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था, वो तो छोड़ दो आप। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का डैश होता है, तो आपको मैंने कई बार बता रखा है पदेन सभापति या उपसभापति आप बोल सकते हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति या पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद दोस्तों 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ पद का धारण नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब मैंने आपको हिस्ट्री करवाई थी तब आपको मैंने बताया भी था मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। और साथ ही एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह और सुंदरलाल स्टैब्लिश्ड 1916 में। इन फरवरी 1916 गांधी जी वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक एट द लाइंग ऑन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, किस राज्य की प्रति व्यक्ति और सबसे ज्यादा है, दोस्तों वह है आपका गोवा। तो गोवा इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इन इंडिया और विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ जैसे कि 4,22,149, उसके बाद सिक्किम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल दिल्ली देखो, कैपिटल दिल्ली इज सेकंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इन इंडिया विद एन इनकम ऑफ 3,28,985। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंकड़े थे, आंकड़े भी आपके समक्ष रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, तो सिंपल क्वेश्चन था सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। तो बुक बाय बोरिया मजुमदार एंड सचिन तेंदुलकर द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका जलभर। जलभृत क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का ऐसा संस्करण जहां भूजल एकत्रित होता है। जैसे आपने बहुत सारे चट्टान देखे होंगे और उसमें एक नीचे जगह देखी होगी जहां पर भूजल एकत्रित रहता है और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों जलभर या जलभृत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो आपको पता होगा फूलों की घाटी आपको मिलेगी उत्तराखंड में। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़े कंप्यूटर के क्वेश्चन से प्रकाश डालते हैं। जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन बने हैं, ये था कि एक्सेल शीट में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो दोस्तों एक्सेल शीट में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो कंट्रोल माइनस होती है एक्सेल शीट में किसी सेल को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में मिनिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो दोस्तों वो होते हैं देखो फॉन्ट साइज रेंज फ्रॉम 8 पॉइंट टू 72 पॉइंट। तो एक्सट्रीम लार्ज जितनी है और स्मॉल कितनी है, 8 पॉइंट से लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आप आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, तो उसका आंसर आप नहीं बता पाओगे। तो मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी वहां पर, तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म थी उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। जिस विद्यार्थी ने इसको क्लिक किया है तो उसका सही विकल्प है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में टेबल में कितने कॉलम एंड रो होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अ वर्ड टेबल कैन कंटेन्स एज 33 कॉलम्स बट द नंबर ऑफ रोज इज अनलिमिटेड। तो रोज की कोई अनलिमिटेड है। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन वन रो एंड कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड तो 1,48,576 रोज मिलेगी और 16,384 आपको मिलेगी कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में सेल को किसे निरूपित करते हैं, तो A1 से B3। ठीक है फ्रेंड्स, जब किसी सेल को निरूपित करना हो तो A1 और B3 में लोकेशन आएगी। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों के द्वारा दिया गया है कि एमएस वर्ड में टेबल में लास्ट सेल में टैब की क्या फंक्शन है दोस्तों, तो वो था आपका मूव्स द सेल पॉइंटर टू द रो फर्स्ट नेक्स्ट सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके थे फर्स्ट शिफ्ट के। अब हम कवर करेंगे सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न बने, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब लागू हुआ था, तो वो दोस्तों हुआ था आपका 1985। तो एनडीपीएस एक्ट था ये आपका 1985 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का क्या नाम था? तो आपका सही विकल्प था गंगाधर राव। तो गंगाधर राव नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम। थोड़ी सी मोर इन्फॉर्मेशन आप लो कि मई 1842 में गंगाधर राव ने मणिकर्णिका नामक एक लड़की से शादी की, जिसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया, जो बाद में झांसी की रानी बनी और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी, जिनका नाम था झांसी की रानी। और प्रथम शहीद थे दोस्तों वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी, जो कि 20 मार्च 1858 में थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची का स्तूप कहां पर है? तो वो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। और निर्माण किसने करवाया था? तो जब सांची के स्तूप की बात हुई है तो उसके बारे में जानते हैं कि सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। और सांची का महान मुख्य स्तूप दोस्तों मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। और भीमबेटका भी मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में 4th ये आया था कि उत्तर पूर्व भारत में से निकलने वाली शारदा नहर जो कि निम्न में से किस देश में बहती है? तो दोस्तों वो बहती हुई जाती है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। तो ये ऑप्शंस दिए गए थे, तो आपका सही विकल्प था नेपाल। तो नेपाल से बहती हुई जाती है ये आपकी शारदा नहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शारदा नदी जिसे काली नदी और महाकाली काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और भारत के उत्तराखंड जिसको बोलते हैं उद्गम होता है पिथौरागढ़ जिले और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, और ऊपरी मार्ग पर यह नदी नेपाल के साथ भारत की निरंतर पूर्वी सीमा बनाती है, जिसे महाकाली कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यह नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने पर शारदा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह अनुच्छेद किसमें है? तो दोस्तों यह आपका अनुच्छेद है 249। तो 249 के तहत जो राज्यसभा है विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि कुसुडू लेक जिसको बोलते हैं आउस्ट्री लेक कहां पर स्थित है? तो मिलेगी आपको पुंडुचेरी में। तो पुंडुचेरी मिलेगी आपको कुसुडू लेक। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के पिता पूछे थे, तो आपका सही विकल्प था तो एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी जो लेवोजियर है इनका नाम था केमिस्ट्री के फादर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स की बात पूछेगा तो आपको मारना है अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि धनगर डांस किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों वो है आपका गोवा में। तो गोवा में चलता है आपका धनगर डांस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि चैम मास्क डांस किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये मिलेगा आपको सिक्किम एंड लद्दाख में। बट आपका डिपेंड करता है वहां पर कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए थे। और तिब्बती बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय तथा बौद्ध उत्सवों से संबंधित नृत्य है जिसमें मुखौटों एवं वस्त्रों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया फसल से लगातार 2 शिफ्टों से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो कौन सी खरीफ की फसल है? दोस्तों वो था आपका जूट। वो आपके डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। तो प्रमुख खरीफ फसलें मैंने आपको बता दिया था कि धान जिसको बोलते हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द और तुअर, कुल्फी, जूट, सन, कपास, तंबाकू, ये सारी की सारी है आपकी खरीफ फसलें। और खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जब जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास उसको काटा जाता है। और रबी की फसल भी मैंने आपको बता दी है कि रबी की फसल दोस्तों उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। और फसल की कटाई फरवरी और मार्च में कर दी जाती है। जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि की फसलें रबी की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि मौर्य प्रशासन में टैक्स वसूलने वालों को क्या कहा जाता था? तो आपका सही विकल्प है समाहर्ता। तो समाहर्ता कहा जाता था मौर्य प्रशासन में टैक्स वसूलने वालों को। ठीक है, तो जनदिप कार्यों में सहायता करने के लिए समावर्ता के अधीन शुक्ल अध्यक्ष जिसको बोलते हैं व्यापार संबंधी करो लो और एकत्र करने वाला, इसका पूरा अर्थ है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि ई बाई गो के हाल ही में अगस्त 2020 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका सही विकल्प था हरभजन सिंह। जिन विद्यार्थियों ने हरभजन सिंह को क्लिक किया उनका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर था कि ई बाई गो के अगस्त 2020 में ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है। तो एसर इंडिया हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एंड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो एसर इंडिया के हैं आपके सोनू सूद, सितंबर 2020 में बनाया गया है। और रोबिन उथप्पा को दोस्तों आप ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला बेस्ड स्टार्टअप नेम एंट्री। ठीक है, तो आपको थोड़े से ब्रांड एम्बेसडर और बता देता हूं। अमिताभ बच्चन है दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर फॉर आरबीआई कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के। आमिर खान है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेदांतु। और आमिर खान दोस्तों साथ ही है सीएट के। और सोनू
है एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया के? सचिन तेंदुलकर हैं दोस्तों पेटीएम गेम्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि इंग्लैंड के किस स्पोर्ट के खिलाड़ी डेविड जॉन सेप्पल जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है? तो दोस्तों वो थे आपके क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है आरटीजीएस। थोड़ा सा जानो उसके बारे में कि आरटीजीएस मिनिमम लिमिट इसकी कितनी होती है? तो 2 लाख होती है इसकी मिनिमम लिमिट। और एनईएफटी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और आईएमपीएस तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता था मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आईएमपीएस इन 2 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, और स्विफ्ट की भी आप याद कर लो कि आपके आने वाले शिफ्टों में आ जाए कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और आईएफएससी की तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपके लिए समक्ष रखी गई, तो कहीं से भी एग्जाम में बन सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पुर्तगालियों ने बॉम्बे को कब ब्रिटेन को गिफ्ट के रूप में दे दिया था? तो दोस्तों वो था आपका 1661 में। तो 1661 में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी कि पुर्तगालियों ने बॉम्बे को ब्रिटेन को गिफ्ट दे दिया कि आप ये गिफ्ट के तौर पर रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका सही विकल्प क्या था आपका? बॉम्बे को कब रखा था? 1661 में। नेक्स्ट आपका कि नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों वो है आपका रिवर्स रेपो रेट। फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल्स में है, तो ये मैंने अभी कल परसों आपको पढ़ाई था। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए। तो आमेर का किला कौन से राज्य में है? तो वो मिलेगा आपको राजस्थान में। तो निर्माण करता थे इसके राजा मान सिंह प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आमेर का किले मिलेगा आपको राजस्थान जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों वह है आपका सुनील अरोड़ा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है आपके वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार जी। नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग में फुल फॉर्म क्या होती है? आपको 36 बार मैंने बताया था कि नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 को सुगठित किया गया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। ठीक है, और बता दिया मैंने आपको फॉर्म कब हुआ था? ये आपका 1 जनवरी 2015 को। और नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है, और राजीव कुमार कौन है इसके वाइस चेयरपर्सन, और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पशन था कि एनएसटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि आनुवंशिक के जनक कौन है? तो उनका बिल्कुल सही आंसर था ग्रेगरी जॉन मेंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, और ये नीचे भी लिखी हुई है कि उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग कर आनुवंशिक के नियम को निर्धारित किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? तो वो मिलेगी आपको नई दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी कौल की एक पवित्र दरगाह है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था कि इन एमएस एक्सेल फ्लोर 5.3 गिव्स द रिजल्ट। तो दोस्तों उसका रिजल्ट है आपका 3। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखा रखा है यहाँ पे एग्जांपल फ्लोर 1.6 इक्वल्स बराबर 1, तो फ्लोर -1.2 इक्वल्स बराबर 2। ये सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि वर्तमान 2020 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो दोस्तों ये देखो आपके नेम लिखे हुए हैं, तो श्री एम राजेश्वर राव। ठीक है, तो वर्तमान समय में है अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे हैं आपके डिप्टी गवर्नर, ये हैं आपके एमडी पात्रा भी हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि सिंस 12 दिसंबर 2018 से बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड ओपन डॉक्यूमेंट से बाहर आने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल डब्ल्यू। जब आप कंट्रोल डब्ल्यू करोगे तो आप डायरेक्ट ही बाहर आ जाओगे एमएस वर्ड ओपन डॉक्यूमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंट्रोल डब्ल्यू जैसे आप करोगे तो आप पहुंच जाओगे सीधा विंडोज पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत, जिसको बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आपका सतारा। ठीक है, तो पैतृक वारिस के ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाने की नीति व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी कहलाता है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर पे आता आपका सतारा 1848 ईस्वी। फिर आता जयपुर, जिसको बोलते हैं वर्तमान समय में संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध था आपका अंत में 1856। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम पुट किया गया था कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? बिल्कुल सिंपल था, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम 5 सितंबर को। तो ये किसकी याद में मनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए था। तो 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था
पूर्व राष्ट्रपति थे जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है, तो वह दोस्तों MS धोनी। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल के स्टीव स्मिथ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली, दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर, किंग्स 11 पंजाब के KL राहुल और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, चेन्नई सुपर किंग के MS धोनी, कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं आपका इयोन मॉर्गन और सनराइजर्स हैदराबाद के हैं डेविड वार्नर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका, देखो जितनी भी नॉलेज थी वो आपके समक्ष रखी गई कि आज इस शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो आने वाली शिफ्टों में आप कहीं से भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली कैपिटल है, मुंबई इंडियंस है या चेन्नई सुपर किंग है, एक्सेप्टर जो भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका अहमदाबाद को। तो कहां मनाते हैं हम ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, तो अहमदाबाद। तो जनवरी 2020 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया है। अहमदाबाद 1989 से इस उत्सव की मेजबानी कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, तो वह आपकी ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट दोस्तों ये है आपकी विद्युत की सुचालक। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन का अप्रूव है ये। तो नेक्स्ट आपका राजस्व प्राप्ति तथा व्यय का अंतर क्या होता है, तो किसी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय के अंतर को उस वर्ष का राजस्व, बचत या घाटा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने हमारे संविधान बनाने के लिए कितना समय लिया था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और दोस्तों संविधान सभा के जो प्रथम आपके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके 9 दिसंबर 1946 को बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को बन गए थे 2 दिन के पश्चात ही स्थायी मेंबर जो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और 166 बैठक हुई थी दोस्तों, और कम से कम 64 लाख रुपए लगे थे संविधान को बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो वंदे मातरम गीत कब गाया गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, और मेरे नोट्सों में से क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखी है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरी वीडियो से बने हुए हैं कि सर्वप्रथम वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। इस गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण दोस्तों पहली बार गाया था 28 दिसंबर 1911 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में इसको गाया भी गया था। तो भाषा को भी आपको याद रखना है, तो हिंदी और बंगाली भाषा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो दोस्तों इस रैंकिंग आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है, और वही उत्तर प्रदेश दूसरे व तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जानोगे तो भारत की रैंक आई है 63। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो दोस्तों वह है आपका बिहार का। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे कम रहा है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन थे वहां पे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, राजीव खेल रत्न, तो ध्यानचंद, तो आपको करना था आपका राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्ट रिसेंट विनर 2020 में रहे रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रॉनी रामपाल। आगे बढ़ते हैं, इन सभी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतारने के लिए लॉन्च किया है, तो दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक NPCI इंटरनेशनल को अपनी लोकप्रिय इंस्टेंट पेमेंट सर्विस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और कार्ड नेटवर्क रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतारने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया है, तो आपका सही विकल्प होगा 7 सितंबर 2020 को। तो द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज हेल्ड ऑन September 7, 2020. द डे एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट, सभी के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना था कि विनेश भृगुवंशी किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें 2020 अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो दोस्तों यह है आपके इंडियन प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम कैप्टन जिसका नाम है विशेष भृगुवंशी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट आपका कि भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थ बुक का कार्यकाल क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 3 मई 1872 से लेके 12 अप्रैल 1876 तक कार्यकाल रहा था लॉर्ड नॉर्थ बुक का। ठीक है फ्रेंड्स, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1876। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट वुमेन
टू बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द इंडियन आर्मी? दोस्तों पुनीता अरोरा इन 2004 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल भू योजना से ऐसे कुछ लमसम में क्वेश्चन था, वो कि प्रॉपर नहीं आ पाया है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि 25 ये है क्या अटल भूजल योजना। तो 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों से भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना का कुल परिव्यय कितना है? 6000 करोड़ रुपए है तथा यह 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 के लिए लागू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कौन भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए जिम्मेवार है? दोस्तों ऑप्शन थे आपका पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट, सेक्रेटेरिएट। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए जिम्मेदार होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का एमएस वर्ड के लिए कौन सा कथन सत्य ये बताना था कि पैराग्राफ के लिए लाइन स्पेसिंग सेम होती है या पैराग्राफ के लिए लाइन इंडिडेंट सेम होना चाहिए। तो अभी प्रॉपर इसके वो नहीं आ पाए थे, वो तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेक करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की कितनी सीट है राज्यसभा और लोकसभा में? तो झारखंड में 6 राज्यसभा की और लोकसभा की है दोस्तों 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज, मतलब इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो रॉक्स एंड द कंडीशंस अंडर विच दे फॉर्म। तो शैली की पेट्रोलॉजी शैलों का अर्थात जिन निश्चित इकाइयों से पृथ्वी न्यूनाधिक निर्मित है उनका अध्ययन है। तो दोस्तों व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों और चेतना के संरचनाओं का दार्शनिक अध्ययन घटना विज्ञान या प्रतिभासवाद कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था बेणेश्वर मेला किस जाति का मेला है या बंगाली फेस्टिवल कौन सी जनजाति है? तो दोस्तों ये था आपका भील जनजाति का मेला बेणेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि असम के किस सिंगर की अगस्त 2020 में डेथ हो गई थी? तो उनका नाम था आरकाना मानथा। ठीक है, तो आरकाना महंता इनका नाम था, असम की सिंगर थी, अगस्त 2020 में इनकी डेथ हो गई है। तो आरकाना महंता वाज अ रेनोड फोल्क सिंगर फ्रॉम असम। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो उनका नाम भारत मुनि। ठीक है, तो भारत मुनि है नाट्य शास्त्र के लेखक। तो नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी के नाट्य शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि हाल ही में अगस्त 2020 में इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा कौन सी बुक लॉन्च की गई है? तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है आपका 51 कि सुरमा रिवर कहाँ बहती है? तो वह बहती है दोस्तों आपकी बांग्लादेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों वह आपका गुजरात सरकार ने। तो इन 2016 प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी डिक्लेयर्ड केरला एज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ द कंट्री। केरल ने हाल ही में आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था दोस्तों कि ऑल्ट प्लस होम इज द शॉर्टकट की ऑफ मोस्ट ऑफन यूज टू ओपन दी होम पेज इन द एक्टिव टैब। तो दोस्तों इसका सही था कंट्रोल प्लस होम इज अ शॉर्टकट की दैट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जब आप ऑल्ट और होम को शॉर्टकट की का यूज करते हो वो क्या होता है? कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग को कर्सर करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि A1 से C9 तक कितनी सेल सिलेक्ट हुई? दोस्तों वो होगी आपकी 27 सेल पूरी टोटल। तो आपके जो जितने भी क्वेश्चंस थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में उन सभी को हमने सफलतापूर्वक पूरा किया है और मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होगी। दोस्तों जितनी भी मोर इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सभी आपके लिए उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपका वहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो बने आपका नहीं छूटना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है और ये वीडियोस जरूर देखें, इस वीडियोस में काफ़ी आपको नॉलेज प्रोवाइड की गई है और बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड की गई है और वीडियो का ना ही आप लेंथ देखें और ना ही स्किप करें। इस वीडियो में जो नॉलेज प्रोवाइड की गई है शायद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल पाए। तो दोस्तों मेरी आपसे यही आशा है जिन भी स्टूडेंट्स को आगे एग्जाम है आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हर एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपके लिए डे टू डे डालते रहेंगे। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बिल्कुल ताकि हमारा भी जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। बाकी मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।